हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी साथी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। साथियों हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हमारे सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी का हमारा जो पार्ट है, इसको हम टॉपिक वाइज़ आप सभी के लिए आगे डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। इसमें अभी तक हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं हमारी शुरुआत के जो 2 टॉपिक हैं जिसमें भारत के आकार और स्थिति, भारत का भौगोलिक स्वरूप और भारत की जो नदियाँ हैं, इनके लिए हम इनको अच्छे से मैप के साथ आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हम कंप्लीट डाटा और प्लस एनसीईआरटी ये दोनों चीज़ों को आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हम आपके लिए डिस्कस करेंगे इसमें भारत की जो हमारी जलवायु है और जलवायु को जानेंगे कि भारत में जो मानसून है वो कहाँ से प्रवेश करता है और कहाँ-कहाँ, किस-किस क्षेत्र में कितनी बारिश होती है। कोपेन के अनुसार जलवायु का जो वर्गीकरण है, वो क्या है, ये सब चीज़ों को इसमें जानेंगे। इसी में आप अंत में देख पाएँगे कि प्राकृतिक वनस्पति और वनों के प्रकार एक टॉपिक और ऐड है इसमें, तो इस टॉपिक के लिए एक अलग से वीडियो ले आएँगे। और इस जलवायु वाला ये टॉपिक हो गया आपका, तो इसको कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे प्लस एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक आपका दिया हुआ है, तो उसको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में जैसा कि मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि आपको जो इंडिया का मैप है, इसके जो स्टेट्स हैं, उसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो पश्चिमी घाट है, वहाँ पर कौन-कौन से राज्य हैं, पूर्वी घाट पर कौन से राज्य हैं। पूरे 28 स्टेट्स हमारे जो हैं, उनकी सभी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। यानी कि आँख बंद करके आप इसको एक तरीके से ड्रॉ कर दें। कोई आपको ब्लैंक इंडिया का मैप दे दिया जाए और आप पूरे इसमें फिल कर दें। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मार्केट में ब्लैंक मैप आते हैं। तो इससे क्या हुआ कि कोई भी क्वेश्चन्स कई बार ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जो आपके किताब से छूट जाते हैं या कहीं से भी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ पर नहीं दिया है। लेकिन अगर आपको वहाँ की भौगोलिक स्थिति पता है तो आप खुद से चीज़ों को कर पाएँगे कि अच्छा ये स्टेट आपस में कनेक्टेड हैं, इसकी सीमा इस स्टेट से नहीं जुड़ती है। ये स्टेट जो है वो लैंडलॉक्ड है। ये है जो कि हिमालय से लगे हुए हैं। ये स्टेट हैं जो कि पश्चिमी घाट पर हैं, ये पूर्वी घाट पर हैं। तो ये सभी चीज़ अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएँगी। हालाँकि एक जो मानचित्र वाला इसमें टॉपिक दिया है, वहाँ पर मैं अलग से ये चीज़ आपको याद कराऊँगा। लेकिन फिर भी आप खुद से सेल्फ इसकी प्रैक्टिस करके देखें, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, जब हमने भारत की भौगोलिक स्थिति भी पढ़ी थी और भारत की स्थिति पढ़ी थी, तो यहाँ पर हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में विशेष अध्ययन किया था। तो भारत में जो मानसून है एक्चुअली मैं आपको बताऊँ थोड़ा-सा यहाँ पर, तो मानसून जो है वो 2 तरीके से एंट्री लेता है, 2 शाखाएँ हैं इसकी। एक तो अरब सागर से एंट्री लेता है और दूसरी शाखा जो है वो बंगाल की खाड़ी से उठती है, ठीक है? और सबसे पहले जो मानसून एंट्री लेता है वो केरला से लेता है, ठीक है? केरला में 1 से 6 जून के बीच में मानसून आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इन समस्त शाखाओं के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। पहली बात आती है कि भारत की जलवायु है वो कौन-सी जलवायु है? तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। लेकिन इसके विशाल भौगोलिक विस्तार, विविध स्थलाकृतियाँ और अलग-अलग अक्षांशों के कारण इसमें काफ़ी क्षेत्रीय विविधताएँ देखने को मिलती हैं। मानसूनी प्रकार की जलवायु, भारत की जलवायु को उष्णकटिबंध प्रकार की कहा जाता है। मानसून जो शब्द है वो अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। यह मौसम हवाओं की दिशा में अ, परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि तापमान और वर्षा में भिन्नता। तो भारत में तापमान और वर्षा में महत्वपूर्ण मौसमी भिन्नताएं होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो गर्मियों में जो है वो पश्चिमी राजस्थान में तापमान लगभग 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो टेम्परेचर आप देख पाते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपका चुरू राजस्थान ये वाला एरिया जो है वहाँ पर, ठीक है। जबकि सर्दियों में लद्दाख में जो है वो -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, तो देखें एक टेम्परेचर का जो डिफरेंस है इंडिया में एक ही भारत में अलग-अलग जगह पर काफ़ी देखने को मिल रहा है। और वर्षा का वितरण भी कैसा है इंडिया में अलग-अलग है। जैसे कि चेरापूंजी और माशिनराम जो मेघालय में, यहाँ पर 1080 सेंटीमीटर से अधिक भी बारिश हो सकती है, लगभग 1200 औसतन अगर हम बात करें 1200 सेंटीमीटर के आसपास, सेंटीमीटर में बात कर रहा हूँ और 1985 में तो यहाँ करीबन 2000 से ऊपर
सेंटीमीटर में बारिश हो गई थी। और वहीं पर बात की जाए कि जैसलमेर में, तो जैसलमेर में 9 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। एक जगह पर तो इतनी बारिश है कि रुक ही नहीं रही है और एक जगह पर स्थिति ये है बारिश की कि बारिश हो ही नहीं रही है ना? तो भारत में तापमान और वर्षा में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम। चलिए एक बार आपको थोड़ा-सा पुनः स्थिति क्लियर करें और आपको पता हो जैसे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो कौन से मानसून? इधर वाला दक्षिण। दक्षिण-पश्चिम से यहाँ से मतलब अरब सागर से, ठीक है? तो भारत में मुख्य रूप से जो वर्षा होती है वो कौन से वाले उससे होती है? दक्षिण-पश्चिम वाले जो शाखा है उससे होती है। और इन 2 शाखाओं को क्या है हम 2 भागों में विभाजित करके आगे बढ़ते हैं। भारत में मानसून का प्रवेश केरल तट पे अरब सागर शाखा से। तो आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले भारत की मुख्य भूमि पर केरल के तट पर लगभग 1 जून को दस्तक दे देती है। तो भारत में मानसून एंट्री कर जाता है यानी कि जून के पहले सप्ताह में और लगभग 1 या 2 जून को आ जाता है। तो दिशा पूछी जा सकती है तो दक्षिण-पश्चिम मानसून सबसे पहले एंट्री करता है, ठीक है? और कहाँ से एंट्री करता है? केरला से। इसे मानसून का प्रस्फोट, मानसून बर्स्ट भी कहा जाता है क्योंकि इस दौरान अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। केरल से यह शाखा पश्चिमी घाट के समानांतर उत्तर की ओर बढ़ती है और ये जैसे केरल से एंट्री लेती है और इधर से ऐसे समानांतर होती हुई कहाँ पर ओर बढ़ती है? उत्तर की तरफ आगे जाती है। जिससे ये बारिश कराती है, कहाँ-कहाँ पर बारिश कराती है? कर्नाटका जो है आपका, है ना? कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिमी घाट में पूरे में ये विशेष रूप से बारिश कराती है। ठीक है? तो याद रखें इसके बारे में केरल तट से जो अरब सागर शाखा है, यहाँ से मानसून भारत में एंट्री लेता है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, दूसरी शाखा जो है, वहाँ से देखिए ऐसे भारत प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा बना दिया मैंने, अब यहाँ से एंट्री करेगी। ठीक है? तो वास्तव में मानसून सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 25 मई को आता है। यह बंगाल की खाड़ी का हिस्सा होता है और यह शाखा इसके बाद उत्तर-पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट में एंट्री ले जाती है ये वाली, ठीक है? यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और ये असम और मेघालय में प्रवेश करती है। मेघालय में स्थित चेरापूंजी और माशिनराम दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से हैं, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाओं से सीधे प्रभावित होते हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा फिर पश्चिम की ओर गंगा के मैदानों में बढ़ती है, आगे बढ़ती जाती है और आपने भारत की भौगोलिक स्थिति वाला मैप अगर अच्छे से देख लिया होगा तो ये सब चीज़ें आपको पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गंगा के मैदान ये सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही होगी। जिन साथियों ने नहीं देखे हैं तो मैं बार-बार कहूँगा कि उन वीडियो को आप देखें, वहाँ से सब चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर होंगी। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में क्या कराती है ये शाखा? वो वर्षा कराती है, ठीक है? तो 2 शाखा है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। जैसे-जैसे मानसून आगे बढ़ता है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखाएँ धीरे-धीरे देश के भीतर एरिया में क्या करने लग जाती हैं, फैलती जाती हैं और जुलाई के मध्य तक लगभग पूरे भारत को कवर कर लेती है। जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है और आप देख पा रहे हैं कि जुलाई में पूरे भारत में क्या हो चुका है, बारिश से पूरा भारत जलमग्न है इस समय। अच्छी खासी बारिश हो रही है सब जगह। अरब सागर शाखा यह पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तट पर भारी वर्षा कराती है। इसकी एक शाखा विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों से होते हुए मध्य भारत में प्रवेश करती है। वहीं बंगाल की खाड़ी की शाखा यह उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा करने के बाद हिमालय से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और गंगा के मैदानों में वर्षा कराती है। तो दोनों शाखाओं के एरिया आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी शाखा किस-किस एरिया में बारिश कराती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसमी चक्र, अब मौसम की बात करें, भारत में जो मौसम है वो बदलता हुआ रहता है। जैसा कि भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जिसमें चारों ऋतुएँ पाई जाती हैं, नहीं तो कई-कई देशों में केवल शीत ही शीत मौसम है, तो कहीं पर केवल गर्मी है, कहीं पर केवल 2 ही प्रकार के मौसम है, भारत में 4 प्रकार के मौसम देखने को हमें मिलते हैं। सबसे पहले बात करें शीत ऋतु, तो शीत ऋतु जो है वो दिसंबर से फरवरी तक चलती है। उत्तरी भारत में औसतन तापमान जो है नौ मतलब नॉर्थ इंडिया में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभों के कारण क्या होती है, कुछ जगह पर बारिश होती है। वहीं ग्रीष्म ऋतु में मार्च से मई तक यह सबसे गर्म अवधि होती है, जिसमें मई सबसे गर्म महीना होता है। औसतन तापमान जो है वो 32 से 40 डिग्री और अब तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन यहाँ औसतन बात की जा रही है। वैसे तो तापमान क्या है कि आप देख पा रहे हैं 48-49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। उत्तरी मैदानों में लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, तो इस महीने में लू बहुत ज़्यादा चलती हैं, ठीक है? मानसून
या वर्षा ऋतु, जून से सितंबर तक। यह वह समय होता है जब भारत में अधिकांश वर्षा होती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की हवाएँ, कौन से मानसून की? दक्षिण-पश्चिम, यानी कि कौन-सा आपका? अरब सागर की शाखा वाला। हिंद महासागर से नमी लेकर आती है, जिससे देश के बड़े हिस्से में भारी बारिश होती है और ये भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानसून के बाद की ऋतु यानी कि शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक। इस दौरान मानसून की वापसी होती है और तापमान धीरे-धीरे गिरने लगता है और आकाश साफ होता है। अक्टूबर के महीने में कभी-कभी अक्टूबर की गर्मी का भी अनुभव होता है। ठीक है? तो मानसून जब लौटता है तो सर्दियों के मौसम में कुछ-कुछ एरिया में बारिश देखने को मिलती है। तो ये मौसमी जो चक्र है उसको दर्शाया गया यहाँ पर बताया गया है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसूनी या वर्षा ऋतु और मानसून के बाद यानी कि शरद ऋतु आपकी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जो भारतीय जलवायु है, हमारे भारत की जो जलवायु है, इसको प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं? तो इन कारक को हम एक-एक करके जानते हैं। ये कारक जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्षांश बात करें, तो अभी आगे चल के आपका ये टॉपिक आने वाला है, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है जैसे गोल है और यहाँ पर 0 डिग्री पर ये बीचों-बीच आपकी जो है भूमध्य रेखा है और इससे क्या होता है कि ये पृथ्वी जो है वो आपकी 2 भागों में बटी हुई है। ये ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और निचले वाला जो है दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये आपका साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको भारत की स्थिति पढ़ाई थी, तो वहाँ पर आपको बताया था कि भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है, वो इसके मध्य से होकर गुजरती है। वहाँ पर हमने देखा भी था कि भारत के 8 राज्यों से होकर जो है, वो कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जबकि उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इस अक्षांशीय स्थिति के कारण भारत को अधिक सौर विकिरण प्राप्त होता है, जिससे तापमान उच्च रहता है। तो जब सूर्य की स्थिति आप देखेंगे, तो सूर्य की स्थिति की सूर्य की जो किरणें हैं, वो किस-किस एरिया में लंबवत पड़ती हैं, किस एरिया में तिरछी रहती हैं। तो सूर्य जब पढ़ाएँगे सूर्य के बारे में, तो वहाँ पर इन चीज़ों को हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, यदि टॉपिक में हुआ तो। ठीक है? तो इस वजह से क्या है कि इस एरिया में जो है साउथ में जो है वो गर्मी ज़्यादा रहती है और वहाँ पर मौसम भी स्टेबल सा रहता है मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा सर्दी भी नहीं और लेकिन नॉर्मली अपेक्षा बा उत्तर भारत की अपेक्षा बात की जाए तो साउथ में गर्मी ज़्यादा है, ठीक है? और नॉर्थ में यानी कि विशेषकर ये एरिया आपका लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इसमें बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है, ठीक है? तो अक्षांशीय स्थिति के कारण ऐसा होता है ही। बात करेंगे वहाँ पर आपसे हिमालय पर्वत उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत एक प्रभावी जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है। यह मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे उत्तरी भारत में भी अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां ही होती हैं। साथ ही यह मानसूनी हवाओं को रोककर उन्हें उपमहाद्वीप के भीतर वर्षा करने के लिए मजबूर करता है। तो देखिए, छोटा सा मैं फिर आपका ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। इंडिया का जो मैप है, ठीक है, मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि मेरी ड्राइंग वही इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन आप चीज़ों को समझ जाया करो। ठीक है? देखो ज़रा यहाँ पर आपको बताएँ तो इधर के एरिया में आपने पढ़ा था, ये वाला, ये आपका हिमालय है ना? हिमालय है, अब आप देखिए हिमालय से जैसे ऊपर के जो देश हैं, चाइना वग़ैरह और ये जितने भी ऊपर जैसे कंट्री है, इनसे जो ठंडी हवाएँ आती हैं, उनको हिमालय क्या कर लेता है इधर से ये रोक लेता है। नहीं तो क्या होता पूरे भारत में एकदम बर्फ जमी रहती अगर हिमालय नहीं होता तो, ठीक है? तो ये पूरा क्या करता है एक ठंडी हवाओं को रोकता है, जो मध्य एशिया से ठंडी हवाएँ आती हैं, उनको। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये क्या हेल्प करता है हमारी, तो आपने देखा कि बंगाल की खाड़ी से इधर से ये जो उठी थी, इनको क्या करता है, इस शाखा को यहाँ पर हिमालय से टकराती हैं ये जाकर और इस वाले एरिया में क्या कराती हैं, बारिश कराती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कारक हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अक्षांश स्थिति के कारण भी जलवायु प्रभावित होती है, हिमालय पर्वत के कारण भी होती है और समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी की बात करें, तो समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण समुद्र का मध्यम प्रभाव कम होता जाता है। तटीय क्षेत्रों में सम जलवायु, यानी कि जो आपके कोस्टल एरिया हैं, ठीक है? कोस्टल एरिया न के आपका पश्चिमी घाट और आपका पूर्वी घाट। यहाँ के जो स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका बात करें यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है? तेलंगाना, ये समस्त जितने भी स्टेट्स हैं आपके, यहाँ पर जो है वो तटीय क्षेत्रों में सम जलवायु रहती है। यानी कि ना तो अधिक गर्मी रहती है और ना ही अधिक ठंडक रहती है यहाँ पर।
जबकि आंतरिक भागों में, यानी कि ऊपर के जितने भी स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडिया के विशेष रूप से, यहाँ पर क्या है कि गर्मियों में तो बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ठंडी पड़ती है। लेकिन कोस्टल एरियाज़ में जैसे कि गोवा है, आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, केरल है, इनमें टेम्परेचर सर्दियों में भी वही रहता है और गर्मियों में भी वही रहता है। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है? तो समुद्र से दूरी की वजह से हो रहा है। यहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है इन एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं उच्चावच यानी कि भू-आकृति के का वजह से। तो भारत की विविध भू-आकृति भी जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए थार मरुस्थल। गर्मियों में तो गर्म होकर कम वायु दाब का क्षेत्र बनाता है, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून को क्या करता है, आकर्षित करता है। जब वायु दाब पेटी हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप बात करेंगे। पश्चिम घाट जैसे पर्वतीय श्रृंखलाएँ मानसूनी हवाओं को रोककर अपने पश्चिमी ढलानों पर अधिक वर्षा का कारण बनती हैं, जबकि पूर्वी ढलान वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़कर शुष्क रहते हैं। ठीक है? तो भारत की जो भौगोलिक आकृति है, इसके कारण भी क्या है कि जो मानसून है, वो प्रभावित होता है। अगला है वायु दाब एवं पवन। तो भारत में वायु दाब एवं पवन तंत्र मौसमी रूप से बदलते रहते हैं, जो मानसून के पैटर्न को निर्धारित करते हैं। जेट स्ट्रीम जैसी ऊपरी वायु परिसंचरण भी मानसून को प्रभावित करती हैं। एल नीनो और ला नीना ये प्रशांत महासागर में होने वाली समुद्री धाराएं हैं जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करती हैं। एल नीनो के दौरान भारत में वर्षा कम हो सकती है और जबकि ला नीना के कारण वर्षा बढ़ भी सकती है। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 कारक आपके साथ डिस्कस किए हमने। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है जो कोपेन है, कोपेन ने क्या है कि भारत में जो विभिन्न प्रकार की जलवायु है, इनका क्या कर दिया वर्गीकरण कर दिया। भारत में विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। अलग-अलग एरिया में अलग-अलग हिसाब की मानसूनी जलवायु है और इसको अलग-अलग नाम इन्होंने दिए हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी यानी कि एएम, यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्रों में और नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। यहाँ भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता होती है, हाई ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पर। और उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क सवाना या एडब्ल्यू के नाम से जानेंगे। यह प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। इसमें एक विशिष्ट शुष्क और एक आर्द्र मौसम होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो एएम के बारे में जैसे आप देखेंगे तो विशेष रूप से एएम को जो आइडेंटिफाई कर रही है ये वाला एरिया आपका, ठीक है? यहाँ पर एएम और दूसरी कौन सी हमारी एडब्ल्यू। तो एडब्ल्यू वाली एरिया को कौन से को कवर कर रही है? ये वाला यानी कि ये पूरा एरिया आप देखिए यहाँ पर। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये अलग-अलग क्या है कोपेन ने वर्गीकरण किया था पूरे भारत की अलग-अलग प्रादेशिक स्थिति के आधार पर कि भाई यहाँ पर एएमडब्ल्यू है इस एरिया में ये नाम से जानी जाएगी यहाँ पर ऐसा स्थिति है ऐसा मौसम है तो इस वजह से इसे ऐसी जलवायु रहेगी ठीक है। चलिए अगली है अर्ध शुष्क वीएसएच यह गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यहाँ के हिस्सों में पाई जाती है और यहाँ पर क्या है कम वर्षा होती है और तापमान जो है वो कैसा रहता है हाई टेम्परेचर रहता है। तो हम बात कर रहे हैं कौन सी वाली वीएसएच। तो आप देखिए वीएसएचडब्ल्यू कहाँ पर है ये आपकी इधर ये पूरे के पूरे बॉर्डर को कवर कर रही है ठीक है। अगली है शुष्क मरुस्थलीय यानी कि BWH ये खासकर जो पाई जाती है वो आपकी पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के यानी कि गुजरात के जो हिस्से हैं उसमें पाई जाती है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा और अत्यधिक हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर BWHW ये छोटे से एरिया में पाई जा रही है यहाँ पर राजस्थान और कच्छ वाले एरिया में ठीक है। चलिए अगली है आपकी आर्द्र उपोष्ण यानी कि CWA यह उत्तरी भारतीय मैदानों में पाई जाती है। यहाँ गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां होती हैं जिसमें क्या होता है मानसूनी वर्षा होती है। कौन सी है आपकी अगली CWA। तो CWA खासकर जो पाई जा रही है आपके उत्तर भारतीय क्षेत्र में पाई जाती है ठीक है। CWA ये उत्तर भारत इधर वाले एरिया में ठीक है। अगली है पर्वतीय अल्पाइन यानी कि ETH। ईटीएस जो पाई जा रही है यहाँ पर आपके देखिए खासकर इधर वाले एरिया में लद्दाख से थोड़ा सा नीचे हिमाचल प्रदेश और इधर वाले एरिया में तो ये हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पे जो तापमान है वो कम होता है बर्फबारी होती है और अल्पाइन वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है ठीक है। तो कोपेन के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है इसको हमने यहाँ पर जाना था। तो ये हमारे जलवायु से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए हैं। और इसी के साथ अब ये तो हो गया हमारा ये संपूर्ण जो फैक्ट हैं, वो कवर हो गए आपके। अब इसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उधर, आपकी जो एनसीईआरटी में जलवायु थी, तो सेम चीज़ आपकी वहाँ पर रिपीट हो जाती है। तो 2 बार यदि चीज़ों को कवर कर लिया,
तो आपके माइंड में ये चीज़ें छप जाएँगी अच्छे से, ठीक है? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख़्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।